हेलो दोस्तों, कैसे हो? बच्चे, हमने अपने लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 38 में आप लोगों के साथ एवरेज ड्यू रेट का टॉपिक लगभग कंप्लीट किया था। और उसमें मैंने आपके साथ ना कुछ पॉइंट्स करे थे, जैसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग में एवरेज ड्यू रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। और ये टॉपिक था हमारे पास। इसके अलावा बिल ऑफ एक्सचेंज में कैसे करते हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। सेल और परचेज में कैसे करते हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। एक फोर्थ टॉपिक हमारा इसमें रह जाएगा, वो मैं आज अभी आपके साथ कंप्लीट करूंगा। टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट इन केस ऑफ लोन रीपेबल इन इंस्टॉलमेंट्स। आपका कोई लोन आपने लिया हुआ है, मैं आपके साथ एग्जांपल भी डिस्कस करूंगा। जैसे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 13 है। आपने कोई लोन लिया है और वो लोन आपको ईएमआई में इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है, रीपे करना है, तो उस टॉपिक की मैं यहाँ पर आपके साथ बात कर रहा हूँ। जैसे कहता है ₹10,000 स्पेंड बाय ए टू बी। 10,000 जो हैं वो स्पेंड किए गए हैं, लेंड किए गए हैं, सॉरी, बाय ए टू बी। ए ने दिए हैं बी को ऑन 1 जनवरी 2005, 1 जनवरी 2005 को। इज रिपेबल इन 5 6 मंथली इक्वल इंस्टॉलमेंट। 5 इंस्टॉलमेंट है हाफ ईयरली। 6 मंथली इंस्टॉलमेंट का मतलब हाफ ईयरली की 5 इंस्टॉलमेंट है, जो कि स्टार्ट होगी कब से? 1 जनवरी 2006 से। डन। कैलकुलेट एवरेज ड्यू रेट एंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। तो इसी टॉपिक की कहीं ना कहीं मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूं कि जहां पर आप लोन रीपेबल करते हो इन इंस्टॉलमेंट, जहां पर आप लोन रीपेबल करते हो इन इंस्टॉलमेंट। स्टेप वाइज लिखेंगे, स्टेप वाइज लिखेंगे कि कैसे करना है। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट करना है आपको। कैलकुलेट डिफरेंस बिटवीन डेट ऑफ लोन एंड डेट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। जो डिफरेंस आप कैलकुलेट करोगे वो डेट ऑफ लोन से लेकर हर इंस्टॉलमेंट तक, जो भी इंस्टॉलमेंट आपकी आ रही है, हर इंस्टॉलमेंट तक का डिफरेंस अलग अलग कैलकुलेट होगा। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट एवरेज ड्यू डेट फॉर लोन पेबल इन इंस्टॉलमेंट एज फॉलो। एडीडी किस तरीके से निकलेगा इस केस में? एवरेज ड्यू डेट इक्वल टू डेट ऑफ लोन प्लस टोटल डिफरेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। ये थोड़ा सा यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। जो भी आपका टोटल आएगा डिफरेंस का, उस टोटल जो डिफरेंस का आएगा उसको आप डिवाइड करेंगे किससे? नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। स्टेप नंबर 3 में हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है जो कि आपने लेंड किया था, दिया था, इंटरेस्ट रेट बाय 100 इंटू पीरियड। और पीरियड का क्या मतलब है? यहाँ पे पीरियड का मतलब है डेट ऑफ लोन टू डेट ऑफ एडीडी। या वैसे तो एडीडी भी अपने आप में डेट ही एवरेज ड्यू डेट, फिर भी मैंने लिख दिया। सही कर लेते हैं इसको, चलो। टू एवरेज ड्यू डेट। डन। तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब इसी के ऊपर क्वेश्चन है मेरे पास, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 13, 10,000 स्पेंड लेंड किए हैं ए ने बी को 1 जनवरी 2005 को। रीपेबल है 5 इक्वल मंथली 5 6 मंथली इक्वल इंस्टॉलमेंट। ये 5 अलग है और ये 6 मंथली इक्वल इंस्टॉलमेंट अलग है।
6 मंथली का मतलब हो गया हाफ ईयरली 5 इंस्टॉलमेंट, जो कि स्टार्ट होगी 1 जनवरी 2006 से। आंसर नंबर 13, डेट ऑफ लोन, डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट डिफरेंस। आपने किस डेट को लोन दिया है? 1 जनवरी 2005, वो कॉमन रहेगी। 1 जनवरी 2005, 1 जनवरी 2005, 1 जनवरी 2005। पहली इंस्टॉलमेंट जो स्टार्ट होगी वो 1 जनवरी 2006 से होगी। 6 महीने की है तो अगली होगी आपकी 1 जुलाई 2006, फिर 6 महीने तो 1 जनवरी 2007, 1 जुलाई 2007, 1 जनवरी 2008। डिफरेंस गिनोगे हर इंस्टॉलमेंट का तो पहले वाले का आएगा 12, फिर 6 महीने ऐड होते चले जाएंगे 18, 24, 30, 36। टोटल कर लीजिए डिफरेंस का, 12 प्लस 18 प्लस 24 प्लस 30 प्लस 36, 120। एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला आपकी डेट ऑफ लोन 1 जनवरी 2005 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ डिफरेंस यानी 120 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट यानी 5। तो देख लीजिए कितना आएगा। 120, 5 दूनी 10, 24 महीने यानी 2 साल, जनवरी पूरा 5 पूरा 6 तो 1 जनवरी 2007। ये आपकी एवरेज ड्यू डेट आ गई। फिर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो। इंटरेस्ट जो आप कैलकुलेट करोगे तो वो इंटरेस्ट किस तरीके से कैलकुलेट होगा? आप लोगे प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने लेंड किया था यानी कि 10,000, इस 10,000 को आप मल्टीप्लाई करोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, और 5%, और ये 2 साल का आ गया। 1 जनवरी 2007 2 साल का हो गया ना ये, 2 ईयर्स। 10,000 का 5%, 500 इंटू 2, 1,000 रुपये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, ये आपका एक पार्ट हो गया। मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 14 अगर देखूं, ₹10,000 लैंड बाय दास ब्रदर टू कुमार एंड सन ऑन 1 जनवरी 2008, रिपेबल होगा 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में, और ये स्टार्ट होगी 1 जनवरी 2009 से, तो सेम चीज़ है। इस बार 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट है तो 1 जनवरी 2009, फिर 1 जनवरी 2010, 1 जनवरी 2011, 1 जनवरी 2012। मैं इसमें आपको आंसर बता रहा हूँ, आप ट्राई करेंगे हो जाएगा। एवरेज ड्यू डेट आएगी आपके पास 1 जनवरी 2011, और इंटरेस्ट आना चाहिए 1500। 15 ए लैंड ₹25,000 टू बी ऑन 1 जनवरी 2000। अमाउंट रिपेबल होगा 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, 1 जनवरी 2001 से स्टार्ट होगा, सेम है। 1 जनवरी 2001, फिर 1 जुलाई 2001, 1 जनवरी 2002, 1 जुलाई 2002, 1 जनवरी 2003, 1 जुलाई 2003। कैलकुलेट एवरेज ड्यू डेट एंड इंटरेस्ट। एवरेज ड्यू डेट आपकी आनी चाहिए 1 जनवरी 2002, इंटरेस्ट आना चाहिए 5,000। तो बच्चे ये सिंपल सा टॉपिक था, लास्ट क्लास में रह गया था तो मैंने कहा आज कंप्लीट करा दूँ आपको। तो यहाँ तक क्लियर है आपको? कोई डाउट नहीं है? चलिएगा, अब मैं आप लोगों के साथ बच्चे एक नया टॉपिक स्टार्ट करूँगा। टॉपिक बड़ा ही अटपटा सा है, कई लोग इसको इलॉजिकल भी बोलते हैं, ठीक है हमने मान लिया, लेकिन फिर भी हमारे कोर्स में है तो हमें इसका आइडिया होना चाहिए। टॉपिक होगा हमारा अकाउंट करंट। आइए मैं और आप शुरू करते हैं अकाउंट करंट, ये हमारा टॉपिक रहेगा। हाँ जी, अकाउंट करंट स्टडी मॉड्यूल का ही है टॉपिक आपका। सबसे पहले मैं उसकी थ्योरी जैसा कि कराता हूँ वो कराऊंगा। अकाउंट करंट बेसिकली क्या है? एक लेजर की ही फॉर्म है जिसमें दो पार्टियों के बीच की ट्रांजैक्शन, लेन देन वाली जो ट्रांजैक्शन है वो दिखाई जाती है। बस लेजर में और इसमें क्या फ़र्क आ जाता है कि लेजर में इंटरेस्ट का कॉलम नहीं आता और इसमें एक नया कॉलम आ जाता है इंटरेस्ट का। सिर्फ इतना फ़र्क है, बाकी सब कुछ सेम चलेगा।
मैं इसी को टॉपिक को यहीं से आपको कराऊंगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा लॉजिक्स इसमें मत ढूंढना, मेरी पर्सनल एडवाइस आपको ये रहेगी। आने के चांस थोड़े से कम ही है, टॉपिक के उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट फिर भी क्योंकि लेजर फॉर्म में कुछ बनता है तो 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन इजीली फ्रेम किया जा सकता है यहाँ से, तो उस पॉइंट को भी हमको ध्यान रखना है। इंट्रोडक्शन एंड अकाउंट करंट एक रनिंग स्टेटमेंट है ट्रांजैक्शन की बिटवीन द पार्टीज फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपके लिए ये आपकी रनिंग स्टेटमेंट हो गई, जिसमें आप ट्रांजैक्शंस दिखाते हो दो पार्टियों के बीच में। बस इसमें एक चीज़ है कि इसमें इंक्लूड होता है इंटरेस्ट अलाउड और चार्ज ऑन वेरियस आइटम। लेजर का ही फॉर्म होता है, जैसे लेजर का अकाउंट होता है, कोई भी लेजर डेट पर्टिकुलर अमाउंट वही होता है। कहाँ कहाँ पर करंट अकाउंट प्रिपेयर होता है? व्हेन फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन रेगुलरली टेक प्लेस बिटवीन टू पार्टीज। एक मैन्युफैक्चरर है जो कि सेल करता है गुड्स फ्रीक्वेंटली, मर्चेंट को उधार पर रिसीव करता है फ्रॉम पेमेंट फ्रॉम हिम इन इंस्टॉलमेंट इन डिफरेंट टाइम इंटरवल। मैंने आपको माल बेच दिया, कुछ पेमेंट आ गई, फिर मैंने दोबारा माल बेच दिया, कुछ पेमेंट आ गई, ऐसे चलता रहता है। कंसाइनी ऑफ गुड्स कैन ऑल्सो प्रिपेयर अ करंट अकाउंट। कंसाइनमेंट कंसाइनी होता है प्रिंसिपल और एजेंट। ये चैप्टर भी हमारा करना बाकी है, आज इस लेक्चर में इसको कंप्लीट करके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ कंसाइनमेंट ही स्टार्ट करूंगा। और कहीं ना कहीं अगर आप कॉमर्स से हो तो कंसाइनमेंट ही एक टॉपिक है जो आपका बचा है। उसके बाद एक कंपनी का चैप्टर हमारा रह जाता है जो कि आपने 11th-12th में पढ़ा हुआ है, हालांकि मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं कराऊंगा, करेंगे हम उसे भी। तो कंसाइनमेंट और कंसाइनी प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होता है, उनके बीच में जो ट्रांजेक्शन हुई हैं उसके लिए भी अकाउंट करंट बनाया जा सकता है। बैंकर और अपने कस्टमर के बीच में भी बनाता है, कई बार जॉइंट वेंचर्स के लिए भी बनाया जाता है, तो इनके लिए बनाया जाता है। अकाउंट करंट में दो पार्टियां होंगी, वन हु रिएंडर द अकाउंट एंड द अदर टू हुम अकाउंट इज रिएंडर। एक जिसने अकाउंट पेश किए, एक जिसको पेश किए, एक जिसने प्रेजेंट किए, एक जिसको प्रेजेंट किए। इंडिकेट हेडिंग कर देती है, अकाउंट करंट की हेडिंग की कुछ इस तरह होती है, ए इन अकाउंट करंट विद बी। विद बी तो जिसका नाम बाद में आ रहा है इसका मतलब वो प्रेजेंट कर रहा है, वो रिएंडर कर रहा है, और जिसका नाम पहले आ रहा है इसका मतलब उस वो कस्टमर है। तो ए इन अकाउंट करंट विद बी इट इम्प्लाइज दैट ए कस्टमर है और अकाउंट रिएंडर कौन कर रहा है? बी रिएंडर कर रहा है, बी प्रेजेंट कर रहा है। अकाउंट करंट बनाने के तीन अलग अलग तरीके हैं, पहला इंटरेस्ट टेबल, दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा प्रोडक्ट ऑफ बैलेंसेस। एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले आप मेथड 1 प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट करंट विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट टेबल, इंडिविजुअल मेथड भी इसको बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ऑल द ट्रांजेक्शन आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ एन अकाउंट। दो एडिशनल कॉलम होंगे दोनों साइड पर, डेबिट में भी इंटरेस्ट का एक कॉलम आएगा और क्रेडिट में भी इंटरेस्ट का एक कॉलम आएगा। वन कॉलम इज मीन टू इंडिकेट द नंबर ऑफ डेज काउंटेड फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन टू द डेट ऑफ रेंडरिंग द अकाउंट। यहाँ पे आप नंबर ऑफ डेज काउंट करोगे। नंबर ऑफ डेज कहाँ से काउंट होंगे? जिस डेट पर आपकी ड्यू डेट है हर ट्रांजेक्शन की, वहाँ से जिस डेट पे आप अकाउंट्स को प्रेजेंट कर रहे हो वहाँ तक। अगर कोई स्पेसिफिक डेट मेंशन नहीं है तो फिर जो आपकी ड्यू डेट ट्रांजेक्शन की होती है वही आपकी एज्यूम कर ली जाती है। अदर कॉलम जो होगा वो आपका इंटरेस्ट का होगा। विद द हेल्प ऑफ रेडीमेड टेबल इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिफरेंट अमाउंट आर गिवन फॉर अस इज फाइंड आउट दैट इट इज प्रिपेयर अकाउंट करंट फॉर नाथ ब्रदर इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विद श्याम। जो मैंने आपको दिया हुआ है उसमें भी आप देखोगे लगभग सेम क्वेश्चंस हैं जो इसमें कवर हो जाएंगे हमारे, वो ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है आपका, तो ये यही है इलस्ट्रेशन 1। मैंने क्वेश्चंस कहाँ से उठाए हैं? आईपीसी ने। इन्होंने क्वेश्चन कहाँ से उठाए हैं? आईपीसी से, सी एंटर से। तो अलग नहीं है, जितने हमारे इसमें कवर हो जाएंगे हम इसी में देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यही है, नाथ ब्रदर विद श्याम। 290, 500, 330 अगर आप देखोगे। अब ट्रांजेक्शन देख लो। सितंबर 16 गुड सोल्ड हुए शाम को 200 के, ड्यू डेट 1 अक्टूबर है। 1 अक्टूबर को कैश रिसीव हो गया। 21 अक्टूबर को आपने गुड्स परचेज किए हैं फ्रॉम श्याम से, तो इंटर ट्रांजेक्शन चलती हैं, कॉन्ट्रा एंट्रीज चलती हैं।
आप जिस पार्टी को बेच रहे हो आप उसी से खरीदोगे, ऐसा भी हो सकता है। गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, पेड टू श्याम, पेड टू श्याम, गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम। ये 2016 में भी दो एंट्रीज हैं, पेड टू श्याम एंड गुड्स सोल्ड टू श्याम। कुछ की ड्यू डेट्स आपको गिवन है, जो पेमेंट है उनकी तो ड्यू डेट्स होंगी नहीं। अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर अप टू 1 February, कैलकुलेट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज। आप बनाओगे, देखो, एक तो आपको इसकी हेडिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। प्रिपेयर अकाउंट करंट फॉर नाथ ब्रदर्स। आप अकाउंट करंट किसके लिए बना रहे हो? नाथ ब्रदर्स के लिए। तो इसका मतलब हम रीएंडर करेंगे, नाथ ब्रदर्स रीएंडर करेंगे, नाथ ब्रदर्स सर्व करेंगे किसके साथ? श्याम के साथ। तो श्याम इन अकाउंट करंट विद नाथ ब्रदर, इंटरेस्ट टू 1 February एट द रेट ऑफ 6%, डेट पर्टिकुलर अमाउंट आपको पता है, ये ड्यू डेट हो गई। दो कॉलम जुड़ गए, डेज का और इंटरेस्ट का, फिर डेट पर्टिकुलर ड्यू डेट अमाउंट डेज का और इंटरेस्ट का। एक एक करके पॉइंट समझेंगे हम लोग। सबसे पहले 16 सितंबर को आपने गुड सोल्ड किए हैं, आपने मतलब नाथ ब्रदर्स ने। तो जब आप सोल्ड करोगे तो एक तरीके से आपका डेटर बन जाएगा। टू सेल्स ड्यू डेट क्या है? 1 अक्टूबर, अमाउंट क्या है? इतना, और डेज कैसे कैलकुलेट किया आपने? 1 अक्टूबर से लेके 1 February तक। अक्टूबर में कितने दिन हो गए? 30, तो उसमें से फर्स्ट हटा दो। नवंबर में 31, नहीं उल्टा कर दिया ना मैंने। अक्टूबर में 30, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31, और जनवरी में आपके 31, फरवरी में आपके 20। फरवरी तो एक तक ही गिनना है ना, तो 123 आ गया आपके पास, ये आपके नंबर ऑफ डेज आ गए। इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, 200 रुपये का अमाउंट है। अब 1 अक्टूबर को आपने सेल किया है, यानी ड्यू डेट 1 अक्टूबर को है, तो आप 1 अक्टूबर को जब ड्यू डेट है तो आपको पेमेंट कब मिलेगी? मान लो 1 फरवरी तक मिलेगी, तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा साथ में आपको ये देखना है। 200 रुपये है, उसका 6% डिवाइड बाय 365 इंटू 123, 4.04 आपका इंटरेस्ट। डन है जी, डन है सर। सेकंड ट्रांजैक्शन, 1 अक्टूबर को आपको कैश रिसीव हुआ है श्याम से, तो आपके डेटर कम हो गए, क्रेडिट में कर दोगे बाय श्याम 1 अक्टूबर 90 रुपये। फिर 1 अक्टूबर से आप गिनोगे 123, तो आप इंटरेस्ट लिख दोगे यहाँ पे। 31 अक्टूबर को आपने गुड्स परचेज किए हैं फ्रॉम श्याम 500 रुपये। अब की बार आपने परचेज किए हैं तो आपका क्रेडिटर इंक्रीज हो गया। बाय परचेजेज 1 दिसंबर 500 रुपये, डेज गिनोगे। अभी आपको दिसंबर, जनवरी, फरवरी, दिसंबर में कितने होते हैं? 31। 1 तारीख के आगे आपके पास 31 या 30 गिनना है तो 30 गिन लो। जनवरी में 31 और एक दिन फरवरी का, 62 डेज आ गए। उस 62 पे आपने इंटरेस्ट निकाल लिया। ऐसे चलता है ये। उसके बाद 1 नवंबर को पेड टू श्याम, ये रहा टू कैश, 1 नवंबर 330, 92 डेज, 5 रुपये का इंटरेस्ट। डन हो गया जी, डन हो गया सर। उसके बाद 1 नवंबर के बाद 1 दिसंबर को फिर दोबारा सेम चीज़ है, टू कैश, 1 दिसंबर 330, 62, ये आपका इंटरेस्ट आ गया। 5 दिसंबर को गुड्स परचेज किए हैं फ्रॉम श्याम, फिर दोबारा हमारे क्रेडिटर इंक्रीज हो गए। परचेज करोगे तो क्रेडिट और उसकी पेमेंट होगी तो डेबिट, सोल्ड करोगे तो डेबिट और उसकी पेमेंट रिसीव होगी तो क्रेडिट। इंटरेस्ट सब में नजर आएगा। गुड्स परचेज फिर दोबारा 200 रुपये का, तो ये सब कुछ सेम चलेगा। 31 डेज कैलकुलेट कर लो 1 जनवरी से। जनवरी में 30 बचे और एक दिन आपका फरवरी का, तो 31 डेज हो गए, 1.02 आ गया। आगे बढ़ते हैं। 1 जनवरी को पेड टू श्याम 600, ये आ गया 600। 1 जनवरी टू कैश, 31 डेज, ये इंटरेस्ट हो गया। 600 रुपये का इंटरेस्ट निकाल के चेक कर लो, चाहे तो 600 का 6% डिवाइड बाय 365 इंटू 31, 3.056, राउंड ऑफ का आप देखते रहना। फिर आपने गुड सोल्ड किए हैं 20 को, 20 रुपीज़ के। अब
जैसा इन्होंने डेट का नीचे दिया हुआ है। अभी आपने 9 जैन को करे, उसकी ड्यू डेट ही 1 फरवरी है, तो उसे तो हम लेंगे नहीं, तो इसलिए वहाँ पे डेज वाला कॉलम खाली हो गया, तो इंटरेस्ट वाला कॉलम भी खाली हो गया। अब आप क्या करोगे, आप बैलेंस निकालोगे। बैलेंस कैसे निकालोगे आप? पहले तो ये बैलेंस सीडी आ रहा है आपका, ये अमाउंट वाले साइड का टोटल किया, ये आया, उसमें से सारा माइनस किया तो ये आ गया। ठीक है जी। अब आपने इंटरेस्ट का बैलेंस निकालना है, तो इंटरेस्ट के बैलेंस में आप इंटरेस्ट वाले कॉलम का टोटल करोगे, ये वाली साइड बड़ी आ रही है, ये वाली छोटी आ रही है, तो इतने का डिफरेंस आ गया, और यही आपका इंटरेस्ट का बैलेंस बन गया 4.97। क्लियर है जी? क्लियर है सर। ये तो एक मेथड मैंने आपको बताया, ये मैंने आपको एक मेथड बताया। ये वाला क्वेश्चन था मेरा क्वेश्चन नंबर 4। अब मेथड नंबर 2, बाय मीन ऑफ प्रोडक्ट, जिसको प्रोडक्ट मेथड भी आप कह सकते हो। व्हेन दिस मेथड इज फॉलोड, जब भी आप इस मेथड को फॉलो करोगे, द वे ऑफ प्रिपेयरिंग द अकाउंट करंट रिमेन द सेम इन दिस मेथड, इज ओनली द मेथड फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट इज डिफरेंट। बाकी सब सेम है। अंडर द प्रीवियस मेथड इंटरेस्ट कॉलम आर प्रोवाइडेड ऑन बोथ साइड ऑफ द अकाउंट करंट एंड इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच आइटम इज फाउंड आउट फ्रॉम द रेडीमेड इंटरेस्ट टेबल। हर आइटम का इंटरेस्ट निकाल रहे थे हम, चाहे सेल हो, चाहे परचेज हो, चाहे पेमेंट हो, चाहे रिसीप्ट हो। इन दिस मेथड इंटरेस्ट कॉलम आर रिप्लेस्ड बाय प्रोडक्ट कॉलम। इंटरेस्ट कॉलम की जगह हम लोग लिखेंगे प्रोडक्ट के कॉलम। प्रोडक्ट इन दिस केस इज द अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ डेज। तो अमाउंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज, जैसे आप प्रोडक्ट निकालते हो वो निकालोगे। इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज इज द सेम थिंग एज इंटरेस्ट ऑन द प्रोडक्ट फॉर 1 डे। ये मैं आपको बता दूंगा, इसमें इशू नहीं है, आइएगा। ये सेम सेम इन्होंने यूज किया है, सेम वाले को यूज किया है इन्होंने। अब आप इन्होंने देखोगे आपके पास इंटरेस्ट नहीं है, आपके पास प्रोडक्ट है। ये सारी चीजें मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको, ये सब मैंने आपके साथ कैलकुलेट किया था। डेज और अमाउंट हमने कैलकुलेट कर लिए थे। अब आप क्या करते हो, डेज और अमाउंट को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका प्रोडक्ट आता चला जाएगा, ये आपका प्रोडक्ट आता चला गया। डन। अब क्या करना है आपको, आपको निकालना है बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। ये आपका बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट आया, यानी इस डेबिट वाली साइड का टोटल किया, उसमें से इन सबको माइनस किया, तो ये आपका बैलेंस आ गया 30250। अब आप जब इंटरेस्ट निकालोगे तो आप इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, आप इंटरेस्ट निकालोगे 30250 1/365। तो बस इतना चेंज आएगा, और बाकी सब कुछ सेम है। इंटरेस्ट आप देखोगे सेम आएगा, इसमें तो आपके डेज नहीं थे तो प्रोडक्ट भी नहीं था, और ये बैलेंस आपका पहले भी सेम था, ये अभी भी सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। डन। और एक चीज का ध्यान रखना भाई, ये जो बैलेंस आप निकालोगे, ये वाला बैलेंस आप बाद में निकालोगे, पहले इंटरेस्ट का निकालोगे, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट भी तो इंक्लूड होगा ना। फिर ऐसे ही यहाँ पर भी पहले जो आपका बैलेंस आएगा वो ये आएगा, फिर आप इसे निकालोगे, फिर जाके आप इसे निकालोगे। डन। मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द नंबर ऑफ डेज, ये क्या बदतमीजी है फिर भी। Usually, any of the following two method is used for calculating number of days. Under this method, number of days are calculated from the due date of the transaction to the date of closing. ये कोई बात नहीं हुई। From the following particular, make up an account current to be rendered by Mr. X to Mr. Y. तो हेडिंग क्या रखोगे, मिस्टर वाई इन अकाउंट करंट विद मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई इन अकाउंट करंट विद मिस्टर एक्स, टेकिंग इंटरेस्ट विद अकाउंट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। इंटरेस्ट आपका 18% पर एनम रहेगा। 1 जुलाई बैलेंस ओइंग बाय मिस्टर वाई, मिस्टर वाई के द्वारा पैसा मिलना बाकी है, और हम ही मिस्टर वाई, हम नहीं, हम तो मिस्टर एक्स हैं, सॉरी। गुड्स सोल्ड टू मिस्टर वाई, क्रेडिट पीरियड 1 महीना, गुड्स परचेज। ये भी क्वेश्चन हमारा कवर है क्या कहीं पर, चेक करूं एक बार। नहीं।
गुड्स सोल्ड टू मिस्टर वाई, गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर वाई, कैश रिसीव्ड, मिस्टर वाई एक्सेप्टेड एक्स ड्राफ्ट एट द रेट ऑफ 3 months। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर टू इंटरेस्ट ऑन इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन अंडर द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मेथड। अब ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मेथड आपको दोनों दिए हुए हैं ड्यू डेट को कवर करने के लिए। हाँ जी, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस 600। अब आपको निकालना कहाँ तक का है, ये 31 दिसंबर तक का। तो आप इसने क्या करा है फॉरवर्ड में ये क्या कर रहा है, आप देखो ड्यू डेट 1 जुलाई 2016, 1 जुलाई 2016 से दिसंबर तक काउंट करो तो जुलाई में कितने हो गए, 31 हो गए, एक हटा दो 30, अगस्त के 31, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30, दिसंबर के 31, 180, 31 को काउंट करते हैं तो अभी आपका प्रोडक्ट आ गया। ऐसे ही यहाँ पर आएगा, अभी आप 31 अगस्त से गिनोगे तो अगस्त में आ जाओगे, अगस्त के तो 30 हो गए, एक बचा, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, फिर नवंबर, फिर 31, 123। इस तरीके से ये चलेगा। ऐसे ही यहाँ पर फिर ये प्रोडक्ट आ जाएगा आपके पास लास्ट में। अब बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट निकलेगा सबसे पहले निकलेगा बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। इस बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट पे आप एक दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लोगे, वो ये आ जाएगा, ये दूसरे नंबर पर कैलकुलेट हुआ और फिर ये आ जाएगा आपके पास। इपोक्यू मेथड, इसमें क्या फर्क है, ये था ना आपके पास, ये रहा। अंडर दिस मेथड नंबर ऑफ डेज आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द ओपनिंग डेट ऑफ स्टेटमेंट टू द ड्यू डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। ओपनिंग डेट ऑफ स्टेटमेंट से ड्यू डेट ऑफ ट्रांजेक्शन में कह रहा है कैलकुलेट करना है आपको। इसमें क्या करना, ओपनिंग किस डेट को हो रही है, 1 जुलाई 2016 को, तो ओपनिंग वाले का तो कोई आएगा नहीं। फिर आपने 30 जुलाई को कुछ सेल किया है जिसकी ड्यू डेट है 30 अगस्त, तो अब आप 1 जुलाई से 30 अगस्त गिनो, 1 जुलाई से 30 अगस्त गिनो, तो जुलाई में कितने दिन होते हैं, 31, और पूरा जुलाई गिना जाने का 31 प्लस 30 अगस्त तक, तो ये हो गया आपका 61। फिर आप परचेज किया है आपने, उसकी ड्यू डेट है 1 सितंबर, तो जुलाई से सितंबर गिनो, जुलाई पूरा 31, अगस्त के भी 31, और एक दिन सितंबर का 63। अब फर्क समझ पा रहे हैं दोनों में। यहाँ पर जो आप नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर रहे थे, वो नंबर ऑफ डेज कहाँ से कैलकुलेट कर रहे थे, ड्यू डेट से लेके जिस डेट पे आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। यहाँ पर जिस पे स्टार्ट हुआ है आपका, वहां से ड्यू डेट तक, बाकी तो सब कुछ सेम ही है। ये आपका प्रोडक्ट आ जाएगा, ये प्रोडक्ट आ जाएगा, ये प्रोडक्ट आ जाएगा। फिर आप बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट निकालोगे, ठीक है जी। आप बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट निकालोगे तो आपका जो बैलेंस बच रहा है यहाँ पर, वो 200 रुपये बच रहा था। अगर आप इस अमाउंट को कैलकुलेट करोगे, 600 प्लस 300 900 माइनस 700, तो 200 आपका बच रहा था बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। उस 200 को आप 184 डेज से मल्टीप्लाई करोगे, यानी जुलाई टू दिसंबर, ये आ जाएगा। ये आपका टोटल हो गया, या आपने टोटल किया, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट पे आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। तो सबसे पहले इस बार ये, फिर ये, फिर ये, और फिर ये, डन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है जी। अब एक काम करो, जैसे इलस्ट्रेशन 2 है, मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, फिर आप पोज करके एक बार खुद ट्राई करना, फिर मैं आपको समझाऊंगा। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर अकाउंट करंट टू बी रीएंडर बाय मिस्टर सिंह टू मिस्टर पोल। तो मिस्टर पोल इन अकाउंट करंट विद मिस्टर सिंह, 31 अगस्त को ये देगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा ये 11 जून गुड्स सेंट टू मिस्टर पोल, 15 जून कैश रिसीव्ड, 20 जून गुड्स सेंट, 7 जुलाई गुड्स सेंट,
8 अगस्त कैश रिसिप्ट। सिंपल है, कोई सा भी मेथड यूज़ कर लो। वैसे आपका जो मेथड आपने यूज़ करना है वो प्रोडक्ट यूज़ करना। इंटरेस्ट में आपको हर दिन कैलकुलेट करना पड़ता है, प्रोडक्ट में एक ही बार कैलकुलेट करना पड़ता है इंटरेस्ट। ठीक है, अब यही सेम क्वेश्चन हमारे पास है 3, सेम क्वेश्चन है आपका। तो कुछ इलस्ट्रेशन से कवर हो जाएंगी, जो नहीं होंगी वो मैं आपको करा दूंगा। करिए एक बार पॉज करके करिए एक बार इसको ट्राई। अब मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले गुड्स सेंड टू मिस्टर पॉल, हेडिंग तो आप समझ गए, मिस्टर पॉल इन अकाउंट करंट विद मिस्टर सिंह, इंटरेस्ट टू 31 अगस्त 2016। अब मिस्टर पॉल हमारा कस्टमर है, हमने उसको गुड्स सेंड किए हैं, तो हमारा डेटर इंक्रीज हो गया 11 जून को। टू सेल अमाउंट आ गया 1020। ड्यू डेट इसमें गिवन नहीं है, तो जो आपकी ट्रांजेक्शन डेट्स हैं वही ड्यू डेट आप कंसिडर करके चलोगे। 11 जून 1020 दिन गिने आपने, कहाँ से कहाँ तक गिनोगे? हम लोग आगे वाला चलेंगे, जैसे 11 जून को हुआ तो 11 जून से 31 अगस्त, तो जून में कितने दिन होते हैं? 30, उसमें से 11 हटा दो, 19। जुलाई में 31, अगस्त में 31, 81 आ गया। आपका भी यही आया होगा। फिर ये प्रोडक्ट आ गया। कैश रिसीव हुआ तो डेटर कम हो गया, क्रेडिट साइड आ जाएगा 15 जून, 500 अमाउंट 77 डेज। अब 15 जून से 31 अगस्त गिनोगे, जून में फिर दोबारा मैं बोलूँगा 30 डेज होते हैं, 15 चले गए, 15 बचे, प्लस जुलाई के 31 प्लस अगस्त के 31, 77 डेज। उसके बाद गुड्स सेंड टू मिस्टर पॉल, दोबारा आपने सेल किया है, ये एंट्री आ गई, ये डेज आ गई, ये प्रोडक्ट आ गया। फिर आपने उसके बाद 700 रुपये का फिर सेंड किया है, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आपको कैश रिसीव हो गया। यहाँ तक आपका ठीक हो गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है आपसे। अब बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट निकाल लो, ये नंबर 1 बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। नंबर टू इंटरेस्ट, एक दिन का इंटरेस्ट आ गया। उसके बाद आपका अमाउंट का डेबिट साइड के टोटल में से क्रेडिट वाले को माइनस कर दोगे, तो ये आपका तीसरा आ जाएगा। डन। फिर यही आपका बैलेंस बीडी बन जाता है। नेक्स्ट, सिंपल था, आई होप आपका ठीक रहा होगा। डन। फिर दोबारा से ऐसी खेल खेलता हूँ आपके साथ, पहले समझ लो फिर नोट करना, उसके बाद दिखाऊंगा। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर मेकअप एन अकाउंट करंट टू बी रेंडर बाय एस दासगुप्ता टू ए हेल्दर। तो ए हेल्दर इन अकाउंट करंट विद एस दासगुप्ता एट 31 दिसंबर, reckoning interest at the rate of 5%, assume 1 year equal to 365 days। जून 30 बैलेंस ओइंग बाय ए हेदर, तो ए हेदर हमारा कस्टमर है, बैलेंस ओइंग है यानी बाय ए हेदर वो हमें देगा, तो हमारा डेटर है टू बैलेंस बीडी। गुड्स सोल्ड कैश रिसीव्ड, गुड्स सोल्ड कैश रिसीव्ड, ए हेल्दर एक्सेप्टेड दास गुप्ता बिल एट 3 month फॉर दिस गुड्स बॉट फ्रॉम दिस गुड्स सोल्ड कैश रिसीव्ड। स्टार्ट कीजिए, और उससे पहले एक बार देख लो, सेम क्वेश्चन हमारे पास है, मुझे याद आता है कि सेम क्वेश्चन हमारे पास है, ये सेम क्वेश्चन है, तो हमारी फिफ्थ क्वेश्चन भी हमारा इससे निपट जाता है। पॉज करो, नोट जल्दी करो, एक बार पॉज करके जल्दी करो। आइएगा, अब सबसे पहले बैलेंस आ रहा है, आपको पैसा लेना है उससे, तो टू बैलेंस बीडी 520। नंबर ऑफ डेज कहाँ तक गिनने? 31 दिसंबर तक, 30 जून, जून पूरा चला गया, जुलाई के 31, अगस्त के 31, जुलाई अगस्त हो गया, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30, दिसंबर के 31, 185, 96,500 हो गया। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ शायद मैंने आपको नहीं बताई है, हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम लोग वैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं दोनों समझाता हूँ आपको, ध्यान से समझो। जैसे इसके बाद एंट्री 17 जुलाई को आपने गुड्स सोल्ड किए, तो ड्यू डेट आ गई 17 जुलाई। अब जब आप 17 जुलाई से 31 दिसंबर तक काउंट करोगे, तो आप 17 जुलाई को एक्सक्लूड करोगे, एक्सक्लूड 17 जुलाई, है ना। हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? जब मैं 17 जुलाई से 31 दिसंबर लेता हूँ, मैं कहता हूँ 17 दिन निकल गए जुलाई के, तो कितने बचे? 14। जुलाई के 14, फिर अगस्त के 31, सितंबर के 30, फिर 31 अक्टूबर के, फिर 30 और फिर 31, 167 आ जाएगा।
लेकिन जब आप ओपनिंग बैलेंस से लेते हो, ओपनिंग डेट से 31 दिसंबर लोगे तो इंक्लूड करोगे ओपनिंग डेट को। जैसे मैं यहाँ पे ये 185 लूंगा, तो मैं जब 30 जून से लूंगा तो मैं 30 को भी करूंगा, वरना 184 पे अटक जाओगे आप। अब मैं जून का भी एक दिन लूंगा, जून का एक दिन 30, फिर जुलाई के 31, अगस्त के 31, अगस्त हो गया, सितंबर का 30, अक्टूबर के 31, नवंबर का 30, दिसंबर का 31, तो 185। तो ओपनिंग बैलेंस वाले में हमेशा ओपनिंग वाला डे इंक्लूड करना है, ट्रांजैक्शन वाले जो डेज हैं, ट्रांजैक्शन जो हुई हैं उसमें जो ओपनिंग डे वो एक्सक्लूड करना है। तो ये आपकी 17 जुलाई को ही, फिर 1 अगस्त को आपको कैश मिला। अब 1 अगस्त को आपको जब कैश मिला तो आपको कितने डेज काउंट हो रहे हैं? 152। क्या 1 अगस्त काउंट होगा? नहीं होगा। 1 अगस्त को नहीं लूंगा मैं, अगस्त में 31 होते हैं, उसमें से 1 हटा दो तो 30 अगस्त हो गया, 30। सितंबर, सितंबर में भी 30, अक्टूबर 31, नवंबर में 30, दिसंबर 31, 152। ऐसे ही 1 सितंबर जब लूंगा तो 1 सितंबर इंक्लूड करूंगा? नहीं करूंगा, दिसंबर। और एक यहाँ थी है 19 अगस्त। ये आपने प्रोडक्ट किया, और भी है नीचे, ये सब तो आपने कर ही लिया होगा मुझे उम्मीद है। अब आप फिर करते हो बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट नंबर 1 पे, फिर इंटरेस्ट नंबर 2 पे, और तीसरे पे आप बैलेंस शीट। एक ये बिल रिसीवेबल है, बिल रिसीवेबल 4 दिसंबर की ड्यू डेट है, 1 सितंबर को बना था, तो इसका आपको ध्यान रखना होता है कि डेज ऑफ ग्रेस भी आप ऐड करोगे। सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर प्लस 3 दिन, तो 4 दिसंबर हो जाएगा, उसका ज़रूर ध्यान रखना। कैलकुलेशन ऑफ डेज हमें नहीं करना है। देखो इन्होंने यहाँ लिखा भी है शायद यहीं पे आगे, नंबर ऑफ डेज फॉर ओपनिंग बैलेंस द ओपनिंग डेट एज वेल एज डेट अप टू विच द अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इज काउंटेड, यानी ओपनिंग डेट इंक्लूड होगी। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर एन अकाउंट करंट एज सेंड बाय ए टू बी बाय मीन ऑफ प्रोडक्ट मेथड चार्जिंग इंटरेस्ट। तो कुछ खास नहीं है, इसको आपको ट्राई करना हो तो कर लेना। अब मैं आपके साथ एक कंसेप्ट पे आ रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कंसेप्ट का नाम है रेड इंक इंटरेस्ट। ये मेन कंसेप्ट है, जो आपके पास क्वेश्चन आएगा वो यहाँ से आने के चांस ज़्यादा हैं, ज़्यादा तो इसमें है नहीं, देख लीजिए फटाफट से। और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इन केस ड्यू डेट ऑफ अ बिल फॉल आफ्टर द डेट ऑफ क्लोजिंग द अकाउंट। ड्यू डेट जो पड़ रही है वो आप जिस दिन पे क्लोज कर रहे हो अकाउंट, जैसे अभी आप यहाँ देखोगे तो हमारी जो ड्यू डेट होती है वो ड्यू डेट होती है 31 दिसंबर। तो आपकी जितनी भी ड्यू डेट हैं वो सब 31 दिसंबर से पहले पड़ रही हैं, सारी ड्यू डेट 31 दिसंबर से पहले पड़ रही है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि आपकी जो ड्यू डेट है वो जिस दिन आप बना रहे हो उसके बाद आए, तो वहां पर रेडिंग इंटरेस्ट कंसेप्ट आता है। देन नो इंटरेस्ट इज अलाउड फॉर डेट, हाउएवर इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट, ध्यान से समझना, इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग टू सच ड्यू डेट इज रिटर्न इन रेड इंक इन द एप्रोप्रिएट साइड ऑफ द अकाउंट करंट। ड्यू 31 दिसंबर क्लोजिंग की डेट है, ड्यू डेट पड़ रही है 4 फरवरी, तो 31 दिसंबर से 4 फरवरी तक का जो इंटरेस्ट है वो रेड इंक में लिखा जाएगा। अब से पहले रेड इंक का कंसेप्ट क्यों नहीं आया? क्योंकि जिस दिन हम क्लोज करते हैं जैसे 31 दिसंबर, तो वही उससे पहले हमारी ड्यू डेट्स फॉल कर रही थी। अगर ड्यू डेट उसके बाद फॉल करेगी तब आपका रेड इंक का कंसेप्ट आएगा। द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड रेडिंग इंटरेस्ट, दिस रेडिंग इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज नेगेटिव इंटरेस्ट, क्योंकि वो देना तो है नहीं। इन एक्चुअल प्रैक्टिस हाउएवर द प्रोडक्ट ऑफ सच बिल, value of bill multiplied by due date minus is written in ordinary in the opposite side on which bill is entered। तो अगर डेबिट में बिल है तो क्रेडिट में इंटरेस्ट की एंट्री डाल देंगे ऑर्डिनरली। इट मीन्स इंटरेस्ट फ्रॉम द फ्यूचर डेट फ्रॉम द डेट ऑफ करंट अकाउंट दैट इज प्रेजेंट डेट इन अर्लियर पीरियड इट वाज रिटन इन द रेडिंग। हेंस पहले होता था तो रेडिंग हो गया, अब ऐसा नहीं है, अपोजिट साइड पे आप लिख लेते हो। डन। तो इलस्ट्रेशन 5 इसी के ऊपर हमारे पास इंपॉर्टेंट रहेगी। Following transaction took place between X and Y during the month of April 2016. April 1 amount payable by X
2y, received acceptance of x 2y, bill receivable accepted by y, x sold goods to y, invoice date ये है, x received check from y, y sold goods to x, x returned goods. You are required to make an account current by product method to be re-ender. 30 अप्रैल इसका क्लोजिंग डेट है। बाकी तो अब ये आपको खुद ही पता लगाना होता है। अब ये रेंडर कौन करेगा? बाय एक्स टू वाई, तो हम लोग रेंडर कर रहे हैं वाई को, तो वाई इन अकाउंट करंट विद एक्स। तो हम कौन है? हम एक्स है, हम एक्स हैं। पहला क्या था? अमाउंट पेबल बाय एक्स, तो हमारा क्रेडिटर हो गया 10,000 का। तो आप बाय से स्टार्ट करोगे। प्लीज इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाय बैलेंस बीडी 10,000, क्या डेट है? 1 अप्रैल, और कहाँ तक गिनोगे? 30 अप्रैल तक, तो एक को भी काउंट करोगे, इसलिए 30 दिन आ गया, तो 3 लाख आ गया। उसके बाद रिसीव्ड एक्सेप्टेंस ऑफ एक्स टू वाई, आपको एक्सेप्टेंस रिसीव हुई है कितने की? 5,000 की, 2 महीने के लिए। तो है तो ये 7 अप्रैल, 7 अप्रैल से 2 महीने लगाओगे तो ड्यू डेट आएगी 10 जून, 5,000। अब आप देख रहे हो ड्यू डेट क्या आ गई है? ड्यू डेट 10 जून आ गई है, जबकि खत्म कब हो रहा है? ये 30 अप्रैल को, तो यानी ड्यू डेट उसके बाद आ गई है। तो कितने दिन है वो आप सामने दिखाओगे। अब ये रहा, पहले इन्होंने ट्रांजैक्शन कर ली हैं। अब जैसे मैं इसी की काउंट करूंगा, पहले 7 अप्रैल वाली जो 10 जून की है, तो आपको ये यहाँ दिया हुआ है, ये 10 जून था। बाय रेड इंक प्रोडक्ट एज पर कॉन्ट्रा, ये आपको लिखना है। बाय रेड इंक प्रोडक्ट एज पर कॉन्ट्रा, अमाउंट 5,000 था। 41 डेज कैसे निकाले हैं? अब बंद कब हो रहा है? अप्रैल में, 30 अप्रैल को, तो मई के 31, जून के 10, तो 41 डेज आ गए। तो 41 इंटू 5,000, 2,05,000 प्रोडक्ट आ गया। इस तरीके से चलता है ये। बी आर एक्सेप्टेड बाय वाई ऑन 7 फरवरी इज ऑनर्ड ऑन दिस ड्यू डेट। 7 फरवरी उसकी ड्यू डेट थी। इसमें डेट्स भी हैं कुछ? नहीं। हाँ जी, तो ये तो ऑनर्ड हो गया, इसको आप इग्नोर कर देना। बी आर आपका एक्सेप्ट हुआ था कभी? वो 7 फरवरी को उसकी पेमेंट मिली है, तो जब आपको मिला होगा तभी आपने उसका इंटरेस्ट विंटरेस्ट दिखा लिया होगा ना। जिस दिन पेमेंट मिली है उस दिन थोड़ी कुछ करना है हमको। अब एक्स सोल्ड टू गुड्स टू वाई, अब एक्स ने गुड्स सोल्ड किए हैं। इनवॉइस डेट 10 मई आ रही है, 15,000। 10 मई आ रही है, 15,000। अब इसको भी आपको दोबारा देखना पड़ेगा। 30 अप्रैल से 10 मई देखोगे, 10 दिन 1.5 लाख बैठेगा। अपोजिट साइड पर ये आ रहा, 10 दिन 1.5 लाख बैठ गया। एक्स सोल्ड टू वाई हो गया। एक्स रिसीव्ड चेक फ्रॉम वाई 15 मई 7500, 7500 15 मई आ रही है, ड्यू डेट बाद में है, तो 15 दिन ऊपर हो गया, तो 7500 इंटू 15, 1,12,500। इसके बाद एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई सोल्ड गुड्स टू एक्स, यानी हमने परचेज किया है। इनवॉइस डेट 15 मई है, 6,000 हमने परचेज किया है 15 मई। अगेन 15 छिका 90, 90,000। अपोजिट साइड पे चलेगा। एक्स रिटर्न गुड्स हमने रिटर्न कर दिए 15 अप्रैल को 1,000। अब ये यहीं काम हो जाएगा इसका पर 15। अच्छा ये 20 अप्रैल की तो डेट है, 15 अप्रैल नहीं होगा, ये 15 मई होगा, इनके में गड़बड़ है। 15 मई 1,000, तो 20 अप्रैल 15 मई 1,000, कितने दिन ऊपर हो गए? अगेन 15, तो 15,000 आ गया। उसके बाद आपने बिल एक्सेप्टेड बाय वाई इज डिसऑनर ऑन इज ड्यू डेट। 20 तारीख को 5,000 का बिल जो है वो डिसऑनर हो गया, तो वापस अपने डेटर को इंक्रीज कर लोगे। अब ये 20 अप्रैल को ही हो गया है, तो 10 दिन यहीं काउंट हो गए, तो ये यहीं कवर हो गया। ये आपका पूरा हो जाएगा। फिर आप बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट निकालोगे, सबसे पहले 1, फिर इंटरेस्ट निकालोगे 2, और फिर ये निकालोगे 3। तो ये रेटिंग इंटरेस्ट होता है आपका। और शायद ये क्वेश्चन भी हमारे पास है, एक्स और वाई वाला।
4 5 ये 7th क्वेश्चन था हमारा, ये हमने कंप्लीट किया। रेड इंक वाला कंसेप्ट है ये। ठीक है जी, चलिएगा आगे बढ़ो। मेथड नंबर 3, बाय मीन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस इन केस ऑफ बैंक्स। ये बेसिकली बैंक के केसेस में आपको यूज करना है दिस मेथड। वैसे आपका जो कंसेप्ट आएगा यहाँ से वो क्वेश्चन नंबर या इलस्ट्रेशन नंबर 5 ही है, रेड इंक वाली। अगर आने के चांस है तो उसी के आएंगे पूरे पूरे। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज पीरियोडिक बैलेंस मेथड, is usually adopted in the case of banks where balance of account is taken out after every transaction। आपने डिपॉजिट कराया तो बैलेंस चेंज हो गया, आपने विड्रॉ किया तो बैलेंस चेंज हो गया। उस केसेस में बेसिकली हम लोग इस मेथड को फॉलो करते हैं। इन दिस केस नंबर ऑफ डेज रिटर्न अगेंस्ट ईच ट्रांजेक्शन आर द डेज काउंटेड फ्रॉम इट्स डेट और ड्यू डेट टू द डेट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। दो ट्रांजेक्शन के बीच में जो डिफरेंस है वो नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट होंगे यहाँ। Each amount is multiplied by number of days. If the amount represent a debit balance, the product is entered in the debit product। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट प्रोडक्ट, द डेबिट एंड क्रेडिट आर टोटल ऑफ इंटरेस्ट। ये तो सब मैं बता दूंगा आपको। 2 जनवरी 2016 विनोद ओपन अ करंट अकाउंट विद इलाहाबाद बैंक एंड डिपॉजिटेड अ सम ऑफ ₹30,000। फर्दर उसने 15 जनवरी, 12 मार्च, 10 मई को डिपॉजिट किया है और ये उसने विड्रॉ किया है। Show Vinod account in the ledger of Allahabad Bank। Interest is to be calculated 5% on the debit balance, 2% on the credit balance। अकाउंट प्रिपेयर हो रहा है 30 जून को। नियरेस्ट रुपी पे आप कर सकते हो। थोड़ा सा तरीका चेंज हो जाएगा अब। डेट, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट। बैलेंस के लिए बोल रहा है डेबिट या क्रेडिट, ये बैलेंस हो गया आपका। फिर डेज और फिर डेबिट और क्रेडिट। देखना 2 जनवरी को आपने अकाउंट ओपन कराया 30,000 डाल के, 15 जनवरी को आपने और 30,000 डाले 12,000। ये जब डिपॉजिट कराते हैं बैंक में तो वो क्रेडिट होता है, तो ये क्रेडिट बैलेंस था। फिर 42,000 का क्रेडिट बैलेंस हो गया, आपने 26,000 विड्रॉन कर लिए, तो अभी भी जो बैलेंस है वो 16,000 का क्रेडिट ही चल रहा है। अब आपने 8,000 और डाले तो 24,000 हो गया क्रेडिट का, 30,000 निकाल लिए। अब आपका बैलेंस डेबिट हो जाएगा 6,000 से। सर अब आपको लगेगा कि यार ऐसा भी होता है सर, बैंक में हमारे कम पड़े हमने ज़्यादा निकाल लिए। बिल्कुल होता है। करंट अकाउंट में ओडी लिमिट मिलती है आपको, ओवरड्राफ्ट लिमिट। बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, कई बार उनके अकाउंट में करोड़ों पड़े हैं, किसी दिन पता लगा खाली है अकाउंट, तो कोई चेक विड्रॉ, कोई चेक जो है वो डिसऑनर ना हो जाए, इसलिए ये फैसिलिटी लेके चलते हैं बैंक बिजनेस में। 16,000 जमा कराए तो पहले 6,000 पुराने वाले कटेंगे, 10,000 क्रेडिट बच गया। 14,000 और निकाल लिए तो दो, अब आपके 10,000 बैलेंस था तो 4,000 डेबिट हो गया। फिर अब यहाँ तक खत्म हो गया, ये 15 जून तक एंट्री थी बस, डन। अब आप क्या करोगे, आप नंबर ऑफ डेज कैसे निकालोगे वो देख लेना। बिल्कुल ध्यान से समझना भाई, अब ये मेन है आपके लिए यहाँ पे नंबर ऑफ डेज। पहली ट्रांजेक्शन 2 जनवरी, उसके बाद 15, तो 2 और 15 के बीच में डिफरेंस 13। 15 जनवरी से 15 फरवरी, इसमें देख लो कितने दिन का डिफरेंस आ गया आपका। जनवरी में होते हैं 31, तो 16 दिन ये बचे, 15 दिन फरवरी के, तो 31 आ गया। फिर 15 फरवरी से 12 मार्च, फरवरी में 28 मान लो, तो 13 प्लस 12 25। कोई ड्यू डेट तक काउंट नहीं करना, ट्रांजेक्शन के बीच में जो डेज हैं वो काउंट करने हैं, एक ट्रांजेक्शन से दूसरे ट्रांजेक्शन के बीच में। 12 मार्च से 10 अप्रैल, मार्च में हो गए आपके 31, तो 12 हटा दो तो 19 प्लस 10 29। फिर 10 अप्रैल से 10 मई, तो अप्रैल में हो गए 30, 20 और 10 30। फिर 10 मई से इसमें होते हैं आपके 21, 21 और 15 36। 15 मई से 10 जून, 15 जून से 30 जून, तो 15 दिन या 16 दिन कह लो। अब आपका प्रोडक्ट जो है वो बैलेंस के अकॉर्डिंग चलेगा। 30,000 इंटू 13, बैलेंस क्रेडिट में है तो प्रोडक्ट भी क्रेडिट में लिखना है, बैलेंस क्रेडिट में है तो प्रोडक्ट भी क्रेडिट में लिखने हैं। फिर आप इन दोनों का टोटल करोगे, डिफरेंस देखोगे, 244 और 3 31 48। अब दोनों पे अलग अलग है आपके पास। 244 पे 5% एक दिन का, 31 48 पे 2% एक दिन का। डिफरेंस आप निकाल लोगे 139.07 आ गया।
ये 139.07 कौन सी साइड बढ़ी है? आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपकी 3148 वाली, 3148 यानी क्रेडिट वाली बढ़ी है, क्रेडिट प्रोडक्ट। 3148 172 का इंटरेस्ट और 33 का इंटरेस्ट, तो 140 का इंटरेस्ट यहाँ पे इन्होंने हमारे अकाउंट से काट लेना है। ये 140 का इंटरेस्ट इन्होंने डेबिट करा 3860। ठीक है जी, बस इतना सा आपका खेल था ये। इसमें मैं एक बार if net interest is payable to the customer it will appear by interest account, and if it is due from the customer it will appear to interest account। तो हमारा क्या आ रहा है? बाय इंटरेस्ट अकाउंट। बाय कब आएगा? इज पेबल टू कस्टमर। इफ नेट इंटरेस्ट इज पेबल टू कस्टमर, अगर नेट इंटरेस्ट पेबल है कस्टमर को, यानी हमें इंटरेस्ट देना है। यहाँ पे ना ये बैलेंस मुझे लग रहा है, अच्छा आपका 4000 का बैलेंस था ना, 4000 में इंटरेस्ट आपको 140 मिलेगा। क्रेडिट वाले पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, डेबिट वाले पे आपसे इंटरेस्ट काटा जाएगा, तो आपको ज़्यादा मिलेगा। तो ये आपको मिलेगा 140 एज अ कस्टमर आपको रिसीव होगा। तो अब आपका नेगेटिव बैलेंस चल रहा है 4000, आपको मिलेगा तो आपका नेगेटिव बैलेंस कम हो गया 3860। ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन भी शायद मेरे पास था। हम्म, ये वाला तो नहीं है। 3 4 5 6 और 7। अब ये क्वेश्चन हैं आपके पास, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, रोशन हैज़ अ करंट अकाउंट विद पार्टनरशिप फर्म, डेबिट बैलेंस है ये जो डेबिट बैलेंस है 75,000। फिर उसने ये फर्दर डिपॉजिट करा है, ये निकाला है। तो मैं इसमें आपको आंसर बता दूं, आप एक बार नोट करना प्लीज़। इसको पार्टनरशिप फर्म की जगह ना आप कर लो विद बैंक। ये बैंक वाला क्वेश्चन है आपका, ये बैंक वाला क्वेश्चन है आपका। डेबिट बैलेंस है आपका 75,000, पहले से ही नेगेटिव बैलेंस चल रहा है। उसके बाद 14 जुलाई को आपने 138 डिपॉजिट कराया, तो यहाँ आपका बैलेंस क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप करना, मैं इसमें आपको बता देता हूँ। जो आपका क्रेडिट प्रोडक्ट बता देता हूँ आपको, डेबिट प्रोडक्ट बता देता हूँ आपको। क्रेडिट वाला प्रोडक्ट आएगा आपका 945। मेरी मेहनत बेकार मत कराना, कर लेना। और डेबिट वाला आएगा 24,25,000। तो यहाँ पे अगर डेबिट का प्रोडक्ट ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब इंटरेस्ट हमसे चार्ज किया जाएगा। टू इंटरेस्ट के नाम से डालोगे आप, जो नेट इंटरेस्ट आएगा आपका नेट, वो नेट इंटरेस्ट आएगा आपका 457। और ये आएगा टू इंटरेस्ट अकाउंट। और अगर मैं आपसे फाइनल बैलेंस की बात करूं, तो फाइनल बैलेंस आपका मेरे हिसाब से आना चाहिए 23,457 डेबिट। देख लो भाई, नोट कर लो प्लीज़। मुझे चाहिए ये क्वेश्चन, आपको करके दिखाना पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा सेम है। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका सेम है, ये आपका सिंपल वाला है। इसमें आपको क्या बताऊं, क्या चाहिए आपको? इंटरेस्ट का अमाउंट बता देता हूं आपको। इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा 18.47, 18.7। और बैलेंस जो आएगा आपका वो आएगा 518.48। ठीक है जी, ये भी हो जाएगा। ये दो आपके होमवर्क हो गए। तीसरा,
चौथा, पांचवा, ये तो सब आपके उसी के हैं। ये सिक्स्थ वाला मैं देख लेता हूँ मेरे पास है या नहीं है, ये भी देखने वाली बात है। कितना अमाउंट है? 2230। नहीं, मुझे लगता नहीं है कि मेरे पे है। आप ट्राई करना, मैं फिर मैच करवा दूंगा आपका। अगर कोई दिक्कत आएगी तो वैसे मेरे हिसाब से आनी नहीं चाहिए, सेम ही क्वेश्चन है। आ जाओ जरा। रेड इंक इंटरेस्ट इज रियली नॉट इंटरेस्ट, नेगेटिव इंटरेस्ट। नेगेटिव इंटरेस्ट आप कह सकते हो। एन अकाउंट करंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ म्यूचुअल ट्रांजेक्शन बिटवीन टू पार्टीज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड, तो ठीक है। इन ल्यू ऑफ एवरेज ड्यू डेट भी कह सकते हो। इन अकाउंट करंट वाइल अकाउंटिंग द नंबर ऑफ द ड्यू डेट इज इग्नोर्ड एंड डेट अप टू विच द अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड इज इंक्लूडेड। बस। तो ये आपका सिंपल सा एक क्वेश्चन है, सिंपल सा एक चैप्टर था आपका जो मैंने आपके साथ कंप्लीट किया। अभी लेक्चर को आगे नहीं बढ़ाता हूँ, इसको यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ। आप इसको रिवाइज कीजिए अच्छे से। अकाउंट करंट एवरेज ड्यू डेट सिंपल से टॉपिक है, कुछ ज़्यादा मुश्किल है नहीं। फिर भी कोई डाउट होगा तो व्हाट्सएप कीजिएगा, आपके लिए वीडियो बनाएंगे, आपको समझाएंगे बच्चे। बाय बाय, थैंक यू।